अच्छा जी बेटा, सो दिस इज पेपर 4 स्पेसिमेन पेपर है ये बेसिकली, ठीक है, फॉर एग्जामिनेशन 2023। सो न्यू पैटर्न के ऊपर ये आपका स्पेसिमेन पेपर है, ठीक है। किस टाइप का पेपर आएगा, क्वेश्चंस कितने होंगे, थोड़ा सा एक आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा। बिकॉज जो पिछले पेपर्स हैं, ठीक है, उसमें आपको मालूम है 60 मार्क्स का पेपर था। ये 40 मार्क्स का पेपर है, टाइम उतना ही है, 1 आवर टाइम है, ठीक है। तो उतने ही टाइम में आपने इसको सॉल्व करना है। तो एक तो ये जो डिफरेंस है मार्क्स का, और दूसरा जो डिफरेंस है क्वालिटेटिव एनालिसिस के जो नोट्स हैं, दैट इज इंक्लूडेड इन द पेपर। तो अगर आप पेपर के लास्ट पे जाएंगे, ठीक है, तो नोट्स फॉर यूज्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो ये टेस्ट फॉर एनाइंस टेस्ट, ये आपको क्वेश्चन पेपर के साथ इंक्लूडेड मिलेंगे, ठीक है। तो ये एट द एंड ऑफ क्वेश्चन पेपर ये स्टेपल्ड होंगे। टेस्ट फॉर एक्वस कैटाइंस, ठीक है। सिमिलरली टेस्ट फॉर गैसेस, गैस के टेस्ट आ गए, कौन कौन सी गैसेस हैं, ये सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। एंड फ्रेम टेस्ट फॉर मेटल आयंस। तो ये जो बेसिकली टेस्ट है, मेटल आयंस के जो टेस्ट हैं, ये सिलेबस में न्यू ऐड हुए हैं। बाकी इससे पहले गैस के टेस्ट, कैटाइन एनाइन के टेस्ट जो हैं, ये सिलेबस का ही पार्ट थे, ठीक है। बट ये है कि इस बार जो चेंज हुआ है कि एनालिसिस का जो पोर्शन है ये आपको क्वेश्चन पेपर के साथ ही मिलेंगे। तो चले हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये पेपर हमने सॉल्व तो नहीं किया था क्लास में? नहीं सर। ठीक है, अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। And it says that liquid Q is a fraction from petroleum. We have a liquid Q is a fraction from petroleum containing large alkene molecules. ठीक है जी, so we have liquid Q which is a fraction from petroleum and which contain large alkane molecules. So figure 1.1 shows the apparatus, ठीक है। ये आपके figure 1.1 है, this is figure 1.1. It shows the apparatus used to crack liquid Q. So basically we are doing cracking here, ठीक है। आप liquid Q को crack कर रहे हैं। The vapors from liquid Q is passed over heated aluminum oxide to produce a mixture of hydrocarbons that include alkenes, ठीक है। So basically we are doing cracking here, और simple अगर आप यहाँ पे देखें, so this is liquid Q on a mineral wool, ठीक है। ये cotton wool में या mineral wool में liquid Q जो है ये मौजूद है, ठीक है। इसको आप हीट कर रहे हैं, और प्लस यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड मौजूद है, एंड द रोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज दैट इट वर्क्स एज कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। तो ये यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट जो है वो काम कर रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो वंस वी हीट वंस वी हीट लिक्विड क्यू, ठीक है, लिक्विड क्यू इज सोक्ड इन दिस मिनरल वूल। और जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो सिंपली क्या होगा, इट शोज द apparatus यूज्ड टू क्रैक लिक्विड क्यू द वेपर्स फ्रॉम लिक्विड क्यू। तो वंस वी हीट लिक्विड क्यू, इसके जो वेपर्स होंगे, these vapors will pass through the aluminum oxide which is acting as a catalyst, ठीक है, which is acting as a catalyst. So जो vapors हैं, these vapors will pass from heated aluminum oxide to produce a mixture of hydrocarbons. So when it passes through the catalyst, this liquid Q, यानी up to this point, यहाँ तक जो आपका लिक्विड क्यू है ये वेपर्स की फॉर्म में आ चुके हैं। एंड वंस इट पासेस थ्रू द एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो इसमें क्रैकिंग स्टार्ट होगी, और क्रैकिंग से जो आपको प्रोडक्ट्स बनेंगी, दोज प्रोडक्ट्स इंक्लूड अल्कीन एज वेल, ठीक है। और फिर ये जो गैसियस मिक्स प्रोडक्ट्स हैं, these mixture of gases pass through the delivery tube and it enters into water. और सिंपली आप यहाँ पे इसको वाटर के ऊपर कलेक्ट कर रहे हैं, जो कल क्लास में कलेक्शन ओवर वाटर, तो ये कलेक्शन ओवर वाटर है, ठीक है जी। तो सिंपल यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास कोई लिक्विड है, लिक्विड क्यू विच इज अ फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। आपने उसको वूल पे सोक करा के देन आप उसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। इट इज सोक्ड ऑन अ मिनरल वूल, इसको हीट कर रहे हैं। वंस इट गैसिफाइज, वेपर्स में कन्वर्ट होती है, देन इट पासेस थ्रू द कैटलिस्ट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड पर से पास होती है, और ये क्रैक होती है, टूटेगा। और जो कंपोनेंट्स हैं, दीज गैसियस कंपोनेंट्स विल पास इनटू द डिलीवरी ट्यूब, और डिलीवरी ट्यूब से होते हुए ये वाटर में आएंगे। एंड बिकॉज दीज गैसेस आर वाटर इनसॉल्युबल,
दे स्टार्ट कलेक्टिंग ओवर वाटर, वाटर के ऊपर ये कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो ये तो पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया। नाउ आइडेंटिफाई द टू पीसेस ऑफ एपरेटस बाय कंप्लीटिंग द बॉक्स इन फिगर 1.1, ठीक है। तो दिस फर्स्ट डायग्राम, यानी सिंपल आपने ये जो दो टू पीस ऑफ एपरेटस हैं इनको नाम लिखने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारे पास एपरेटस है दिस इज नोन एज आयरन स्टैंड, ठीक है। आपने सिंपली ये आयरन स्टैंड कह दें या रिटॉर्ट स्टैंड कह दें। तो ये जो आपका ग्लास जार है ये आपने इसको क्लैंप किया हुआ ऑन टू आयरन स्टैंड, सो दिस इज आयरन स्टैंड। सर ये ट्राइपॉड स्टैंड नहीं है? नहीं, ट्राइपॉड स्टैंड तो बेटा वो तो डिफरेंट होता है, टाइप का होता है ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है। ये वो तो हीटिंग पर्पस के लिए आप बर्नर के ऊपर रखते हैं, ठीक है। ये जो टाइट्रेशन में यूज करते हैं ना, जो टाइट्रेशन में ब्यूरेट को होल्ड करने के लिए जो स्टैंड यूज करते हैं वो कहलाते हैं आयरन स्टैंड। तो ये वो वाला, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये आयरन स्टैंड है। आयरन स्टैंड कहते हैं या इसको रिटॉर्ट स्टैंड भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज रिटॉर्ट, ठीक है। एंड द अदर apparatus is this one, ये क्या है? This is, you can call it test tube और सर ये boiling रिटर्ड tube। स्टैंड आपने कौन सा बनाया है? बनाया नहीं, ये जो बेसिकली जिसको आप आयरन स्टैंड कह रहे हैं, इस आयरन स्टैंड को रिटॉर्ट स्टैंड भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप आयरन स्टैंड लिख दें और यू कैन ऑल्सो राइट रिटॉर्ट स्टैंड, क्लियर है? यस सर। ठीक है। सिमिलरली ये जो जिसमें आप गैसेस कलेक्ट कर रहे हैं ना, अब अगर यहाँ पे इस पे डिविजन्स होती हैं, इसको अगर इस पे रीडिंग्स होती तो देन वी वुड से कि जी ये मेजरिंग सिलेंडर है। बट बिकॉज इस पे सच कोई डिविजन्स नहीं है, दैट मींस कि आइदर इट इज अ टेस्ट ट्यूब और अ बॉइलिंग ट्यूब। आप इसको कलेक्शन पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये या तो टेस्ट ट्यूब है या बॉइलिंग ट्यूब है। तो आप इफ वन राइट्स टेस्ट ट्यूब तो वो भी करेक्ट होगा, और अगर आप बॉइलिंग ट्यूब लिखते हैं तो वो भी करेक्ट है, ठीक है। बट अगर इसको मेजरिंग सिलेंडर लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज मेजरिंग सिलेंडर पे डिविजन्स होती हैं, उस पर रीडिंग्स होती हैं, वो आप मतलब नोट कर सकते हैं कि कितना वॉल्यूम कलेक्ट हो रहा है। इस पे सच कोई डिविजन्स नहीं है, तो दैट मींस कि ये आइदर इट इज अ टेस्ट ट्यूब और बॉइलिंग ट्यूब। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है कि द आइडेंटिफाई द सॉरी द स्टेट द पर्पस ऑफ द मिनरल वूल, ठीक है। ये जो मिनरल वूल आपने यूज की है इसका पर्पस क्या है? वी यूज मिनरल वूल टू एब्जॉर्ब लिक्विड क्यू। लिक्विड क्यू जो है क्योंकि वॉलेटाइल सब्सटेंस है, पेट्रोलियम से जो है वो आपने इसको एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉटन वूल है या जो मिनरल वूल आप यूज कर रहे हैं इसका पर्पस क्या है? टू एब्जॉर्ब और टू होल्ड कह लें, टू एब्जॉर्ब लिक्विड क्यू, ठीक है। नॉर्मली जब भी आपने किसी लिक्विड को हीट करना होता है स्मॉल अमाउंट में, तो आप उसको वूल पे या कॉटन वूल पे जो है उसको उसमें एब्जॉर्ब करके देन फिर उसको हीट करते हैं, ठीक है। तो स्टेट द पर्पस ऑफ द मिनरल वूल टू एब्जॉर्ब लिक्विड क्यू, गिव अ टेस्ट एंड द रिजल्ट दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कीन। तो सिंपली अल्कीन का आपने टेस्ट देना है, और उसका तो अल्कीन्स का टेस्ट क्या है? सर हाउ कैन ब्रोमीन वी वाटर। टेस्ट ब्रोमीन addition of bromine, ठीक है, addition of aqueous bromine, and it turns from reddish brown to, result क्या होगा? reddish brown to colorless, ठीक है जी। then next question is state why the delivery tube, now this is delivery tube, ये delivery tube है, ठीक है, delivery tube। so state why the delivery tube must be removed from the water when the heating stops। so when you stop heating this mineral wool or liquid Q, तो before heating up question क्या है कि state why the delivery tube must be removed from the water when the heating stops, कि जब आप हीट देना बंद करेंगे तो उससे पहले ये जो डिलीवरी ट्यूब है इट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर, यानी इसको आपने पानी में से निकाल देना है। जब आप यहाँ पे हीट देना बंद करेंगे, जब बर्नर को ऑफ करेंगे, तो बिफोर स्टॉप हीटिंग बिफोर हीट स्टॉपिंग द हीट, उससे पहले आपने सिंपल क्या करना है कि जो डिलीवरी ट्यूब है ये आपने इसको वाटर से जो है वो रिमूव कर देना है,
ठीक है, तो व्हाई वी आर रिमूविंग द डिलीवरी ट्यूब बिफोर स्टॉपिंग द हीट, हीट को स्टॉप करने से पहले आप डिलीवरी ट्यूब को बाहर क्यों करेंगे। अच्छा, अब ये दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव नेवर डिस्कस्ड इन द क्लास। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको एटीपी के जब हम पास पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएंगी। यानी होता क्या है कि जब आप यहाँ पे हीट कर रहे हैं, लेट सपोज मतलब लेट सपोज कि आपके पास ये दिस इज और ग्लास जार जिसको हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, दिस कंटेन मिनरल वूल, ये मिनरल वूल है, इसको हम हीट कर रहे हैं। एंड दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो वंस वी स्टार्ट हीटिंग द गैस जार, ठीक है, ये जो ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, ठीक है, दिस इज सम ग्लास ट्यूब, तो इसको आप हीट कर रहे हैं। तो जब आप इसको हीट करेंगे तो इसमें जो एयर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी एंड दे स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, जब आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ जो एयर के पार्टिकल्स होंगे, जो भी आपके पास गैस के पार्टिकल्स हैं, द पार्टिकल्स absorb heat and they move away from each other। ठीक है, they move away from each other। और इसको आपने यहाँ पे इसको क्लोज किया हुआ है और यहाँ से डिलीवरी पाइप जो है वो किसमें जा रहा है, इट इज एंटरिंग इनटू वाटर। ठीक है, लेट्स सपोज के ठीक है जी। अच्छा, अब होता क्या है कि वंस यू स्टॉप हीटिंग, जैसे ही आप इसको हीट देना बंद करेंगे और यहाँ पे इसमें मौजूद क्या है, वाटर मौजूद है। ठीक है, दिस कंटेन्स वाटर H2। नाउ वंस यू स्टॉप हीटिंग दिस ग्लास ट्यूब, जैसे ही आप इसको हीट देना बंद करेंगे ग्लास ट्यूब को, तो ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं इनकी एनर्जी कम होगी। जब आप इनको हीट मिलना, यानी वंस वी स्टॉप हीटिंग, तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स है दैट वुड डिक्रीज, एंड व्हेन द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस दीस पार्टिकल्स विल मूव क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, अब आपने ये ध्यान में रखना है कि इस वक्त आपकी जो ग्लास ट्यूब है दिस इज एट वेरी हाई टेम्परेचर। आप इसको हीट कर रहे थे तो हीट की वजह से जो ग्लास है इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा। नाउ वंस वी स्टॉप हीटिंग, once we stop heating, the temperature of particles in the glass tube decreases and these particles start moving close to each other। These particles they would start moving close to each other। Let's say ये जो गैस के particles हैं they would start moving close to each other, due to which pressure inside the आप सिंपल कह सकते हैं pressure decreases। तो अब सिंपली क्या होता है कि जैसे these particles, when these particles they move start they move close to each other, when once they start moving close to each other, तो सिंपली क्या होगा, जो लिक्विड है ये डिलीवरी ट्यूब में एंटर होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये क्लोज होते जा रहे हैं तो इनका वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, तो सिमिलर मतलब जस्ट व्हेन दीस पार्टिकल्स दे स्टार्ट मूविंग क्लोज टू ईच अदर, लिक्विड जो है वो इसमें राइज करने लगेगा, लिक्विड विल स्टार्ट राइजिंग इन द डिलीवरी ट्यूब। तो सिंपल हम क्या कह रहे हैं कि दीस पार्टिकल्स दे वुड स्टार्ट मूविंग क्लोज टू ईच अदर एंड लिक्विड और वाटर इट स्टार्ट्स राइजिंग इन द ट्यूब। ठीक है, जो आपका वाटर है ये ट्यूब में राइज करने लगेगा। ठीक है, और ये कोल्ड वाटर है एज कम्पेयर टू द ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब का टेम्परेचर तो काफी ज्यादा होगा। ठीक है, और ये जो वाटर है ये ठंडा है। तो व्हेन दिस वाटर एंटर्स इनटू द ग्लास ट्यूब, जैसे ये वाटर इसमें एंटर होगा, तो लेट सपोज इस वक्त जो आपकी ग्लास ट्यूब है जब आपने हीट देना बंद की थी, तो इस वक्त इसका जो टेम्परेचर है ये काफी ज्यादा होगा, इट वुड बी इन थाउजेंड्स। The temperature of this glass tube would be in 1000 degree centigrade, around let's say 1000 or 1100। तो कुछ इस टाइप का टेम्परेचर होगा। तो ये जो और ये जो वाटर है दिस इज एट रूम टेम्परेचर आरटीपी। तो ये जो वाटर है कोल्ड वाटर है, वंस इट एंटर्स इनटू द ग्लास ट्यूब और ये ग्लास ट्यूब की वॉल से टकराएगा, ठीक है, तो एकदम से जो टेम्परेचर में डिक्रीज आएगा इसकी वजह से ये आपकी ट्यूब जो है ये फट जाएगी, ये ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, ग्लास टूट जाएगा।
ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सक बैक, यानी जो लिक्विड है जो डिलीवरी ट्यूब में राइज करना शुरू करता है, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को नाम दिया जाता है सक बैक। तो टू अवॉइड द प्रोसेस ऑफ सक बैक, क्वेश्चन क्या था कि स्टेट व्हाई द डिलीवरी ट्यूब मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द वाटर वंस द हीटिंग स्टॉप्स। हीटिंग को स्टॉप करने से पहले आपने डिलीवरी ट्यूब को वाटर में से बाहर निकालना है, अदरवाइज अगर आपने हीटिंग स्टॉप की और डिलीवरी ट्यूब पानी में अंदर डिप हुआ होगा तो क्या होगा, वाटर इसमें राइज करने लगेगा, वाटर इसमें राइज करेगा। उसकी वजह क्या है, ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये क्लोज आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम गैस का कम हो रहा है। तो दीज पार्टिकल दे वुड मूव क्लोजर टू ईच अदर ड्यू टू विच लिक्विड जो है वो इसमें राइज करेगा। और जैसे ही ये ठंडा पानी इस हीटेड ग्लास ट्यूब में आएगा जो कि काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर पे है, तो ग्लास जो है वो एकदम से इतना सडन टेम्परेचर चेंज जो है वो बर्दाश्त नहीं करता, इसको थर्मल शॉक कहते हैं। ठीक है, वी कॉल इट थर्मल शॉक। तो यहाँ पे ग्लास को जो है वो क्या मिलेगा, इट गेट्स थर्मल शॉक। ठीक है, जिसकी वजह से ग्लास जो है इट माइट ब्रेक, और बाद औक़ात ये काफी सीरियस किस्म के एक्सीडेंट्स जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है सक बैक। तो क्वेश्चन क्या था, व्हाई द डिलीवरी ट्यूब मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द वाटर। अब है तो 1 मार्क का क्वेश्चन, बट इसको मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया है ताकि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो व्हाई द डिलीवरी, इतना डिटेल में आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, आपको जस्ट सिंपल मालूम होना चाहिए कि बिफोर स्टॉप हीटिंग, बिफोर व्हेन वी आर स्टॉपिंग द हीट, तो बिफोर स्टॉपिंग द हीट आपने क्या करना है, डिलीवरी ट्यूब को वाटर से बाहर करना है ताकि सक बैक ना हो। तो टू अवॉइड बैक ऑफ वाटर। ठीक है जी, क्लियर है ये। अच्छा, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। A student investigates the reaction between aqueous sodium carbonate and 2 different solutions of dilute hydrochloric acid. तो कोई स्टूडेंट है, he is doing chemical reaction between aqueous sodium carbonate and different solutions of dilute hydrochloric acid labeled solution A and solution B. Now one thing you have to understand कि ये जो questions हैं इनको मतलब आपको बहुत डिटेल से एक एक चीज को अंडरलाइन करना होगा, बिकॉज पूरी जो मतलब इंफॉर्मेशन है वो क्वेश्चन के अंदर है, तो आपने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। दिस इज द मेन थिंग कि क्या चीज गिवन है, फाइंड क्या करना है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन किसके दरमियान हो रहा है, बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड 2 different solutions of dilute hydrochloric acid, जिसमें से एक को हमने नाम दे दिया सोल्यूशन ए एंड देन सोल्यूशन बी। द रिएक्शन फॉर द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज sodium carbonate when it reacts with hydrochloric acid we get sodium chloride, water and carbon dioxide. The student follow the instructions for 3 experiments. 3 experiment कर रहा है। Experiment number 1, use a volumetric pipette to add 25 cm cube of aqueous sodium carbonate to a conical flask. So what he did initially, he took a conical flask and added 25 cm cube of sodium carbonate, 25 cm cube of sodium carbonate through a volumetric pipette, ठीक है, into the conical flask. Add thymol phthalene indicator. Then he added few drops of thymol phthalene indicator. So let's say this is indicator. ठीक है, then fill a burette with solution A. देन ब्यूरेट जो है, क्योंकि टाइट्रेशन अब यहाँ पे टाइट्रेशन हो रही है, तो टाइट्रेशन में क्या होगा, ये ब्यूरेट आ गई लेट्स से, एंड ब्यूरेट इज फिल्ड with solution A. So let's say this is solution A. So burette is filled with solution A. This is burette filled with A. Add yeah, so basically conical flask, it contains sodium carbonate plus indicator, and burette contains solution A, which is a solution of hydrochloric acid. ठीक है, record the initial burette reading. Now burette जो है, इस पे ग्रेडिंग्स होती हैं, डिविजन्स होती हैं, तो बेसिकली ये लेट्स सपोज दीज आर द ग्रेडिंग्स ऑफ ब्यूरेट। तो आप जस्ट सिंपल इनिशियल रीडिंग नोट कर लेंगे कि इस वक्त आपका जो लिक्विड है, जो एसिड है, वो कहाँ तक मौजूद है। तो रिकॉर्ड द इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग, add solution A from the burette until the solution turns colorless. Now you open the tap of the burette और यहाँ से solution A जो है वो conical flask में आना शुरू होगा, और कब तक ऐड करते रहेंगे, until the solution turns colorless. ठीक है, तो once the solution turns colorless, तो वहां पे आपने
टैब को क्लोज कर देना है। तो रिकॉर्ड दी फाइनल ब्यूरेट रीडिंग, फाइनल ब्यूरेट रीडिंग आपने नोट कर ली। यानी फाइनल ब्यूरेट रीडिंग क्या होगी कि ये जो आपका एसिड का लेवल है ये कम होता रहेगा, ठीक है, एसिड का लेवल जो है वो इसमें कम होता रहेगा। लेट से ये कम होते होते ये यहाँ तक आ गया, ठीक है, तो आप रीडिंग नोट कर लेंगे, ठीक है, तो आप ये वाली रीडिंग नोट कर लेंगे कि ये कहाँ तक आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास रीडिंग आई। रिकॉर्ड द फाइनल ब्यूरेट रीडिंग। टेबल 2.1 shows the students result. Calculate the initial burette reading for experiment 1 and record it in table 2.1. So they have given us the final burette reading which is 13.2 and volume use. Volume use calculate होता है, volume use निकलेगा means के what volume of liquid we have used, that would be final burette reading minus initial burette reading. So if the final burette reading is 13.2 and volume use is 13.2, so what is the initial burette reading? Can anyone tell me here? 0. 0, ठीक है, because final burette reading 13.2 है और initial और जो आपके पास volume use है that is also 13.2, so that means initial reading is 0.0. One thing you have to remember that we always write the readings of burette with 1 decimal place, up to 1 decimal place, ठीक है। तो burette की जो भी readings हैं वो up to 1 decimal place, जैसे यहाँ पे given है 13.2, 13.2, so that would be 0.0. सर ये काइंडली रिपीट कर दीजिए, वो आपकी आवाज कटी थी थोड़ी सी। अच्छा, मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि जो आपने वॉल्यूम यूज कैलकुलेट करना होता है, वॉल्यूम यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट वुड बी फाइनल ब्यूरेट रीडिंग माइनस इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग। फाइनल ब्यूरेट रीडिंग में से इनिशियल को माइनस करेंगे, तो अब फाइनल रीडिंग आपको गिवन है ऑलरेडी। फाइनल ब्यूरेट रीडिंग कितनी है 13.2 और वॉल्यूम यूज भी 13.2 है, तो इनिशियल रीडिंग कितनी होगी? हाँ जी बेटा, इनिशियल 0 होगी, ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे लिख दी। और जो ब्यूरेट की रीडिंग्स हैं वो अप टू 1 डेसिमल प्लेस लिखनी होती है, तो आपने सिंपल क्या लिख दी, दैट इज 0.0। या अगर इसमें आप 0 भी लिख देंगे तो वो भी करेक्ट है, बट अगर कोई एक्चुअल वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 1 है या 2 है, तो वो अप टू 1 डेसिमल प्लेस लिखी जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास रीडिंग्स आ गई। देन एक्सपेरिमेंट नंबर 2। नाउ व्हाट ही डिड इन एक्सपेरिमेंट, empty the conical flask इनिशियल वॉल्यूम बीइंग 0 टेल। जी बेटा बिल्कुल, इनिशियल वॉल्यूम 0 है, इसका मतलब इस वक्त अभी कॉनिकल फ्लास्क में आपने एसिड ऐड नहीं किया है, और फाइनल वॉल्यूम 13.2 है, दैट मींस कि वी हैव एडेड 13.2 cm³ ऑफ एसिड इन द कॉनिकल फ्लास्क। क्लियर है? जी, इनिशियली तो अभी तो आपने ऐड ही नहीं किया ना, जब ऐड ही नहीं किया तो टाइट्रेशन स्टार्ट थोड़ी होगी। जब आप टैप ओपन करेंगे, एसिड ऐड होगा तो टाइट्रेशन स्टार्ट होगी। तो जहां पे कलर चेंज होता है तो वहां पे आपके पास मतलब टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 2, empty the conical flask and rinse it with distilled water। यानी आपने इस conical flask को empty करना है और इसको वॉश करना है with distilled water। Repeat the method in experiment 1 with methyl orange indicator। अब प्रोसेस आप रिपीट कर रहे हैं। Again we would take 25 cm³ of sodium carbonate, and this time instead of adding thymol phthalene, in the previous experiment we have added thymol phthalene indicator, but अब आपने क्या ऐड करना है? Now we will add methyl orange indicator instead of thymol phthalene indicator। ठीक है जी, तो अब आपने इंडिकेटर चेंज कर दिया। Instead of thymol phthalene, now we have added methyl orange indicator। Figures 2.1 shows the initial and final burette readings for experiment 2। Use figure 2.1 to complete table 2.2 for experiment 2। ठीक है, अब ये इस टाइप के टेबल्स आपको मिलेंगे जिसमें आपने रीडिंग्स नोट करनी होंगी। जी, तो बताएं व्हाट इज द फाइनल ब्यूरेट रीडिंग? फाइनल ब्यूरेट रीडिंग क्या है? 39.2। 39.2, ठीक है, आपने जस्ट सिंपल ये नोट करना है। सो दिस इज 39.2, 39.1.2। द फाइनल ब्यूरेट रीडिंग इज, एंड व्हाट इज द इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग? इनिशियल रीडिंग 12.8, 12.5
6, 7, 8. So this is 12.8. Final burette reading is 12.8. Final burette reading is 39.2. ठीक है, so वॉल्यूम यूज क्या आ जाएगा? 26.8. जी क्या आएगा? 26.4. 26.4. So simply 39.2 minus 12.8. So this is 26.4. Now, methyl orange indicator is red orange in acidic solutions and yellow in alkaline solutions. So state the color change observed in the conical flask in experiment 2. ठीक है, methyl orange is red orange in acidic solution and yellow in alkaline solution. So what color change we would observe in experiment 2? It would be yellow to reddish red orange or red orange to yellow. क्या होगा? Yellow to red orange. Red orange to yellow. अच्छा, इसके लिए आप सिंपल क्या देखेंगे कि आपके पास ब्यूरेट में क्या सब्सटेंस है? ब्यूरेट में क्या हुआ? ब्यूरेट में एसिड है, ठीक है, ब्यूरेट कंटेन्स एसिड। रेड ऑरेंज टू येलो होगा। ठीक है, ब्यूरेट में क्या मौजूद है? एसिड। और जो भी चीज एसिड में मतलब सॉरी जो भी चीज ब्यूरेट में फिल्ड है उसका कलर आपको एंड में मिलेगा, बिकॉज वी आर एडिंग एसिड फ्रॉम ब्यूरेट इनटू द कॉनिकल फ्लास्क। तो इनिशियली कॉनिकल आप जो पीएच चेंजेस मेजर कर रहे हैं वो फ्लास्क के अंदर कर रहे हैं। तो इनिशियली यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है विच इज बेसिक इन नेचर, ठीक है, तो बेसिक इन नेचर है तो दिस वुड गिव येलो कलर। एंड जब आप इसमें एसिड ऐड करेंगे तो एसिड जो है ये अपना कलर देगा, और एसिड का कलर क्या है? रेड ऑरेंज, जो भी कलर मेंशन है, ठीक है, तो दिस इज रेड ऑरेंज। सो इनिशियली द कलर इन द कॉनिकल फ्लास्क वाज येलो एंड व्हेन वी हैव एडेड एसिड कलर चेंजेस टू रेड। तो जो लास्ट कलर आपको मिलेगा ये हमेशा ब्यूरेट वाले सब्सटेंस का होगा। तो आपने सिंपल ये देखनी कि ब्यूरेट में क्या चीज है, उसका कलर आपको एट द एंड वी वुड गेट दैट कलर, सो इट वुड बी येलो टू रेड ऑरेंज। जी क्लियर है बेटा ये बात? क्योंकि ये मोस्टली रिपीट होता है क्वेश्चन, इसलिए ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये कलर चेंज आपने कैसे बताना है। जी वंस द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, बिल्कुल तभी बताना है हमने। तो वंस द रिएक्शन इज कंप्लीटेड एट दैट टाइम एसिड जो है वो आपने ऐड किया है ना, तो जब रिएक्शन कंप्लीट होता है, नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं है, असल में होता क्या है यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि इसमें हम थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रहे होते हैं। यानी ये जब हम ऐड करते हैं तो उस टाइम पे मतलब जो एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट थोड़ा सा एग्जैजरेशन होता है, ये हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं, बट जस्ट थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ मैं आपको कि होता क्या है। जब आप यानी आप जो कलर चेंजेस देख रहे हैं वो एसिड और बेस में है, ठीक है, जब एंड यानी न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे तो क्या होता है कि जितने एचाइन होंगे वो बराबर होंगे ओ एच आइन के। जब आप सोडियम कार्बोनेट में एसिड ऐड करेंगे, इनिशियली आपके पास कॉनिकल फ्लास्क में बेस है मतलब ओ एच आइंस मौजूद है। अब जब आप एसिड ऐड करते हैं तो एच आइंस के नंबर बढ़ना शुरू होते हैं और हर एच आइन ओ एच आइन को कैंसिल करता जाता है, ठीक है। और एक टाइम आएगा कि सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, जब एच आइन की क्वांटिटी ओ एच आइन के बराबर होगी उस टाइम पे सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, ठीक है। उस टाइम पे सोल्यूशन कोई कलर नहीं देगा। बट जैसे ही आपका एसिड एक्सेस में आएगा, इनिशियली ओ एच आइंस वर इन एक्सेस, स्टार्ट में क्या था? बेस एक्सेस में थी तो बेस वाला कलर था येलो। अब आपने एसिड ऐड करना शुरू किया एच आइन, तो एसिड जो है ये ओ एच आइन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाना शुरू करेंगे? वाटर। ग्रेजुअली सोल्यूशन जो है ये न्यूट्रल की तरफ जा रहा है। अब जब सोल्यूशन न्यूट्रल आएगा, जब एच आइन और ओ एच आइन बराबर हो जाएंगे, उस टाइम पे सोल्यूशन का कोई कलर नहीं होगा। बट जैसे ही आप एक एच आइन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो अब आपको क्या कलर मिलेगा? वी गेट रेड ऑरेंज। ये जो एंड पॉइंट होता है ना, एंड पॉइंट इज व्हेन एसिड इज इन स्लाइट, या आप कह लेंगे व्हेन एसिड इज इन मतलब स्लाइटली इन एक्सेस फॉर्म में है, ठीक है। बिल्कुल आपने जो है वो थोड़ा सा उसको एक्सेस में एक, इसीलिए जब हम टाइट्रेशन करते हैं, भी आपने एक्चुअल में टाइट्रेशन की नहीं, बट जब आप करेंगे नेक्स्ट ईयर तो आपको आइडिया होगा कि हम बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं कि जस्ट एक ड्रॉप एक्सेस में जाए तो उस टाइम पे जो कलर चेंज आएगा वो हमें देखना होता है, यानी एसिडिक मीडियम में। तो ये जो एंड पॉइंट होता है ये थोड़ा सा एग्जैजुरेशन होती है, बिकॉज हम बिल्कुल न्यूट्रल पॉइंट जज नहीं कर सकते, इंडिकेटर कलर चेंज शो नहीं करेगा। तो इंडिकेटर के कलर के लिए लाजमी है कि सोल्यूशन की नेचर चेंज हो, एसिड से बेस या बेस से एसिड, तो हमें इसको स्लाइटली एसिडिक रेंज में लेके जाना होता है।
तो इसलिए जस्ट एक ड्रॉप एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो सोल्यूशन जो है वो येलो कलर दे देगा आपको। ठीक है, तो आपको जस्ट इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट सिंपल आपको ये ध्यान में रखना है। ऊपर से होती है बेटा, 0 से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं हम, 0 1 2 3 इस तरह से होती है ये। नहीं, ये चीज आपको जहन में बता रहा हूँ ना आपको, ये इस तरह से आपको जहन में रखना है, मतलब टाइट्रेशन जो है ये होती है इस तरीके से, तो आपको ये जहन में रखना है, मतलब मैंने जो बेसिक आपको पॉइंट दिया ना वो जहन में रखें कि आपने स्टार्टिंग कलर लिखना है जो चीज कॉनिकल फ्लास्क में है, जो चीज कॉनिकल फ्लास्क में है उसका कलर मेंशन करेंगे, और जो कलर चेंज आएगा वो उसका आएगा जो चीज ब्यूरेट में है। तो अगर ब्यूरेट में एसिड है तो आप एसिड का कलर लिखेंगे कि द कलर चेंजेस फ्रॉम येलो टू रेड ऑरेंज। और ये अगर फॉर एग्जांपल ऑपोजिट होता, कॉनिकल फ्लास्क में एसिड होता और ब्यूरेट में बेस होती, तो अब कलर चेंज क्या आता, रेड ऑरेंज टू येलो। ये इस तरह से आपने ध्यान में रखना है। क्लियर है? इससे ज्यादा डिटेल आपसे नहीं पूछी जाएगी। अच्छा जी, बाकी आगे नेक्स्ट आ जाए। तो सजेस्ट वन ऑब्जर्वेशन अदर देन कलर चेंज, यानी एक तो ऑब्जर्वेशन कलर चेंज है, अदर देन कलर चेंज एक और ऑब्जर्वेशन बतानी है, दैट इज मेड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड reacts with aqueous sodium carbonate in experiment 2 जी। one other observation when dilute hydrochloric acid reacts with sodium carbonate, तो कलर चेंज के अलावा एक और ऑब्जर्वेशन क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। एफरवेसेंस, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखेंगे, फिजिंग और एफरवेसेंस, बिकॉज वाटर इनसॉल्युबल गैस बन रही है। हमें पता है कि जब कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, so we get CO2 gas which is water insoluble. Whenever water insoluble gas produces, तो क्या होता है, पानी में फिजिंग होती है, तो we get fizzing or we can say effervescence. गैस का नाम कभी मेंशन नहीं करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एम्प्टी द कॉनिकल फ्लास्क एंड रिंस इट विद डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क को आपने एम्प्टी किया अगेन और उसको फिर दोबारा डिस्टिल्ड वाटर से वॉश किया। एम्प्टी द ब्यूरेट एंड रिपीट द मेथड इन एक्सपेरिमेंट 1 विद सॉल्यूशन बी। इफ यू रिमेंबर, आपके पास दो सॉल्यूशन थे एसिड के, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। तो फर्स्ट टू एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म्ड विद सॉल्यूशन ए, नाउ वी हैव टेकन सॉल्यूशन बी। ठीक है, तो रिपीट द मेथड इन एक्सपेरिमेंट 1 विद सॉल्यूशन बी इंस्टेड ऑफ सॉल्यूशन ए, यूज थाइमोल्फिथलीन इंडिकेटर। Table 2.3 shows the student result for experiment 3. So the initial burette reading was 16.5 and the final burette reading 9.9 and volume use कितना आ रहा है 6.6। ठीक है, तो complete the sentence experiment। हाँ जी, experiment आपने एक्सपेरिमेंट नंबर बताना है। यूजेस द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू चेंज द कलर ऑफ द इंडिकेटर। तो एक्सपेरिमेंट 3 में कितना वॉल्यूम यूज हुआ है 6.6, एक्सपेरिमेंट 2 में कितना वॉल्यूम यूज हुआ था 26.4 और एक्सपेरिमेंट 1 में 13 पॉइंट। तो लार्जेस्ट वॉल्यूम कहाँ पे यूज हुआ है, एक्सपेरिमेंट 2। तो एक्सपेरिमेंट 2 यूजेस द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर। क्लियर है ये? ठीक है जी, क्लियर हो गया। अच्छा, स्टेट द इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी यूज इन एक्सपेरिमेंट 3 इफ द एक्वस सोडियम कार्बोनेट इज वार्म बिफोर एडिंग सॉल्यूशन बी। स्टेट द इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी, यानी आपने कितना वॉल्यूम यूज किया है 6.6। ये कहने कि इस वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा in experiment 3 if the aqueous sodium carbonate is warm before adding solution B। अगर हम सोडियम कार्बोनेट को, ये जो कॉनिकल फ्लास्क में सोडियम कार्बोनेट है, इसमें सोल्यूशन बी ऐड करने से पहले, अब आपने यहाँ पे सोल्यूशन बी लिया हुआ है, ठीक है, तो सोल्यूशन बी ऐड करने से पहले अगर कॉनिकल फ्लास्क में जो सोडियम कार्बोनेट है इसको थोड़ा हीट कर लिया जाए, ठीक है, इसको हीट कर लिया जाए, तो उससे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बी पे क्या इम्पैक्ट आएगा? ज्यादा वॉल्यूम यूज होगा, कम कम वॉल्यूम यूज होगा, क्या इम्पैक्ट आएगा? सर नो जी। इफेक्ट। हाँ जी, क्या होगा? नो इफेक्ट। नो इफेक्ट, क्यों? रीजन? सर हीटिंग का पर्पस वॉल्यूम के साथ नहीं होता।
हाँ जी, बेसिकली क्या होगा अगर सर आपने, वॉल्यूम बढ़ सकता है ना? नहीं देखिए बेटा, जब आप किसी चीज को हीट, मतलब हीट का इम्पैक्ट किस पे होता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन पे होता है, ठीक है। तो अमाउंट तो उतना ही यूज होगा, यानी अमाउंट कब चेंज होगा, जब अगर आप लेट सपोज आपके पास, आपने सोडियम कार्बोनेट तो वही 25 सीएम क्यूब लिया हुआ है, आपने इसका अमाउंट तो चेंज नहीं किया ना, या इसकी कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं की, जो कंसंट्रेशन है, जो वॉल्यूम है, हर चीज सेम है, सिर्फ आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, लेट सपोज आपके पास एक ग्लास में शुगर है, ठीक है, और आप उसमें वाटर, उस शुगर को जो है वाटर में डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास ये अमाउंट ऑफ वाटर है, और इसमें आपने जो है वो, लेट से ये शुगर के कुछ पार्टिकल्स हैं जो इसमें मौजूद, तो अब ये दो बीकर हैं, लेट से एक में, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है और दोनों में सेम अमाउंट ऑफ शुगर मौजूद है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसमें आपके पास, यानी ये लेट सपोज इफ दिस इज एट हाई टेम्परेचर, लेट सपोज दिस इज एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस इज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दोनों में अमाउंट ऑफ शुगर तो सेम डिसॉल्व होगा। डिफरेंस सिर्फ क्या होगा कि जिस पर टेम्परेचर हाई है उसमें तेजी से डिसॉल्व होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे कब इफेक्ट पड़ता, अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा देते सोडियम कार्बोनेट की, ठीक है, अगर आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते, इसका अमाउंट बढ़ाते, तो हम कहते कि एसिड भी ज्यादा यूज होता या एसिड का ज्यादा वॉल्यूम लगता। आपने क्या किया, इसको हीट किया है, अगर लेट से इनिशियली इसका टेम्परेचर 50 था, अब आपने 60 कर दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, जो आज हम क्लास में डिस्कस कर भी रहे थे 4 to 5 में। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इफेक्ट ऑन वॉल्यूम यूज, नो इफेक्ट, टेम्परेचर का अमाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इट ऑन रीजन बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ sodium carbonate or the volume or the amount is same, कंसंट्रेशन या अमाउंट सेम है। तो जब अमाउंट सेम है तो टेम्परेचर बढ़ाने से, अब इन्होंने ये नहीं पूछा कि किसमें चेंज आएगा, तो अगर पूछते तो हम कहते थे कि स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, रिएक्शन पहले के मुकाबले में अब तेजी से होगा, तो ये एक मतलब चेंज है, अदरवाइज वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आना। क्लियर है ये बात? मास नहीं, यहाँ पे हमने सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन के लिए या तो वॉल्यूम बोलेंगे या कंसंट्रेशन बोलेंगे, अगर सॉलिड होता तो आप मास लिखते। ठीक है जी। हाँ, अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो फिर तो डेफिनेटली इफेक्ट आएगा, फिर आपको ज्यादा वॉल्यूम, कंसंट्रेशन ऑफ बेस, कॉनिकल फ्लास्क में बेस है ना बेटा, तो बेस की कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाएंगे तो अब देन फिर आपको जो है उस पर इफेक्ट आएगा। ठीक है। हाँ, रेट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, रेट में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा जब तक टेम्परेचर जो है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। अच्छा जी, कैलकुलेट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ, कैलकुलेट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ए, calculate the simple whole number ratio of volume of solution A used in experiment 1 and volume of solution B used in experiment 3। ठीक है, तो होल नंबर रेशियो निकालना है हमें दोनों एक्सपेरिमेंट्स के वॉल्यूम का। तो एक्सपेरिमेंट ए में कितना वॉल्यूम यूज हुआ था, 13.2, और एक्सपेरिमेंट 3 में 6.6। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ए यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट 1 वाज 13.2 और एक्सपेरिमेंट 3 में 6.6, तो रेशियो क्या आएगा, 1 रेशियो या 2:1, सॉरी, सो दिस इज 2:1। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन A used in experiment 1 is 13.2 and in B and 3 it is 6.6, तो डिवाइड करेंगे तो 2:1 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, आंसर टू द, अगर हो सकता है आपके पास कैलकुलेटर पे कुछ डेसिमल में वैल्यू आए, बट यहाँ पे क्योंकि बोला गया है सिंपलेस्ट होल नंबर, तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया है, तो वो देख के पता लग रहा है कि वो 2:1 के रेशियो में है। जी, ये क्लियर है पॉइंट? ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कैलकुलेट द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन। देखिए पिछले पार्ट में आपने होल नंबर रेशियो निकाला था किसका, वॉल्यूम का। अब कहा जा रहा है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ए टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बी। तो पहले आपने सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी के वॉल्यूम का रेशियो निकाला, अब कंसंट्रेशन का रेशियो पूछा जा रहा है। जी, तो कंसंट्रेशन का रेशियो क्या होगा, एफर्वेसेंस बेटा फिजिंग को कहते हैं, जो झाग सा बनता है ना जब कोई गैस बनती है, जैसे आपने कोई सॉफ्ट ड्रिंक ओपन की, तो वो जो झाग सा बनता है वो एफर्वेसेंस कहलाती है, या फिजिंग कहते हैं।
ठीक है, हाँ जी। तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या आएगा जी? कंसंट्रेशन की रेशियो, सॉरी, कैलकुलेट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ए टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बी। हाँ जी, देखिए कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या था? C इज इक्वल्स टू N अपॉन V। कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू नंबर, तो दैट मींस कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जितना आपका वॉल्यूम बढ़ेगा कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। तो अगर वॉल्यूम का रेशियो है 2:1, तो क्योंकि कंसंट्रेशन इनवर्स है तो कंसंट्रेशन का रेशियो क्या होगा? 1:2। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन वुड बी 1:2 बिकॉज कंसंट्रेशन इज इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। C इज इक्वल्स टू N अपॉन V। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कंसंट्रेशन और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है? इनवर्स रिलेशन है। तो अगर आपने वॉल्यूम का रेशियो आ रहा है 2:1, तो कंसंट्रेशन का रेशियो उसके ऑपोजिट आएगा, दैट वुड बी 1:2। क्लियर है? मोल्स ना गिवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जस्ट सिंपल यहाँ पे सोल्यूशन के वॉल्यूम और कंसंट्रेशन से ही उनको रिलेट कर सकते हैं ना बेटा। अगर मेरे पास वॉल्यूम का रेशियो है तो मैं दोनों के मोल्स सेम मान के चल रहा हूँ। जैसे आज भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था तो उसमें दोनों में मोल सेम आ रहे थे ना। ठीक है, आप कंसंट्रेशन को डबल करके वॉल्यूम को हाफ कर दें, मोल्स तो दोनों क्वेश्चन में सेम ही रहेंगे। ठीक हो गया जी? यहां तक क्लियर है बेटा बात? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? बाकी सबको समझ में आ रहा है? जी, रेसिप्रोकल होगा। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। The burette is emptied and reused in experiment 3। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 3 में आपने उसको रीयूज किया। सजेस्ट एन एडिशनल स्टेप आफ्टर एम्प्टीइंग द burette which would improve the accuracy of the results। अच्छा, अब यहाँ देखें अगेन ये एक एक्सपेरिमेंटल, मतलब आप कह लेंगे जो एक्चुअल जो हमारे पास जब एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उस टाइम पे आप एक्यूरेसी के लिए जो मेजर्स लेते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है। तो सजेस्ट एन एडिशनल स्टेप। तो जब आप देखें एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में जो थोड़ा सा आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, इन एक्सपेरिमेंट, चलिए मैं इधर लिखता हूँ, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2 और 3 में डिफरेंस क्या है कि एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 में आपने सेम सोल्यूशन यूज किया था, दैट वाज सोल्यूशन ए ऑफ एसिड। एंड एक्सपेरिमेंट 3 में आपने क्या किया है? वी हैव टेकन अ डिफरेंट सोल्यूशन, सोल्यूशन बी। है तो दोनों ही एसिड के सोल्यूशन, ये भी एसिड का सोल्यूशन है, ये भी एसिड का सोल्यूशन है। डिफरेंस क्या है? दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। ठीक है, तो जब आप एक्सपेरिमेंट 3 करेंगे तो दे आर सेइंग कि व्हाट एडिशनल स्टेप आफ्टर एम्प्टीइंग द burette which would what additional step the student would take which would improve the accuracy of the result। So this is basically related to the washing of burette। यानी जब आप burette को वॉश करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए, तो लेट सपोज ये आपके पास burette है। ठीक है, तो जब आप burette को वॉश करते हैं, बेसिकली burette में जो सब्सटेंस आप ऐड करते हैं उसकी कंसंट्रेशन बहुत मैटर करती है। हम ये चाहते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन में बिल्कुल भी कोई चेंज ना आए। तो इनिशियली आप इसको पहले वाटर से वॉश करते हैं। अब जब आप इसको वाटर से वॉश करते हैं तो चांसेस होते हैं कि कुछ ड्रॉप्स जो हैं, बिकॉज वाटर की नेचर है, एडहेसिव नेचर है, ये स्टिक कर जाता है ग्लास के साथ। तो कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स जो हैं वो लगे रह जाते हैं ब्यूरेट के साथ। तो अब जब आप इसमें सोल्यूशन बी ऐड करेंगे, व्हेन वी ऐड सोल्यूशन बी इन दिस ब्यूरेट, ठीक है, इसमें जब हम सोल्यूशन बी ऐड करते हैं, लेट्स से नाउ वी आर एडिंग सोल्यूशन बी, तो सोल्यूशन बी की आपने कंसंट्रेशन पहले से डिसाइड कर रखी है। बट जब आप सोल्यूशन बी ऐड करेंगे तो ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वाटर के, ये सोल्यूशन बी में ऐड कर दें, ऐड हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, एंड दिस वुड चेंज और दिस वुड ऑल्टर द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बी। ठीक है, तो अगर आपने अपनी ब्यूरेट को सिर्फ वाटर से वॉश किया है और अब आप कोई दूसरा सोल्यूशन ले रहे हैं, देखें एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में प्रॉब्लम नहीं था, और वैसे तो एक्सपेरिमेंट 2 में भी जब आप करेंगे तो वहां भी मतलब ये प्रॉब्लम आएगा कि अगर पहले से वाटर मौजूद है तो कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है। तो हर दफा जब हम ब्यूरेट को नए एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं कि वंस वॉश विद वाटर, देन फिर अगला स्टेप क्या करते हैं आप कि इसको वॉश करते हैं विद द सब्सटेंस वी आर गोइंग टू ऐड इन द ब्यूरेट। ठीक है, वॉश
द ब्यूरेट, ये सिंपली चलें यहीं पे लिखते हैं कि व्हाट एडिशनल स्टेप, आपने एडिशनल स्टेप यहाँ पे क्या लेना होगा कि वॉश द ब्यूरेट with the solution we are going to add in, we're going to add, that is solution B. solution B ऐड करने जा रहे हैं ना आप, तो वाटर से वॉश करने के बाद हम एक सेफ्टी मतलब आप कहने के एक एक्स्ट्रा मेजर क्या लेते हैं एक्यूरेसी पर्पस के लिए कि आप फिर इसको सोल्यूशन बी से ही थोड़ा सा वॉश करते हैं। ये नेक्स्ट ईयर जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे तो ये सारी चीजें आप खुद से भी जो है वो परफॉर्म करेंगे, तो अब आप इसको मतलब सोल्यूशन बी से वॉश करते हैं, तो इससे क्या होता है कि इस चीज के चांसेस कम हो जाते हैं कि अब कंसंट्रेशन में चेंज, क्योंकि अब जो आपके पास ड्रॉप्स लगे रहेंगे दैट वुड बी ऑफ सोल्यूशन बी, तो जब आप इसमें सोल्यूशन बी फिल करेंगे तो कंसंट्रेशन में चेंज आने के चांसेस कम है। स्टिल हो सकता है कुछ वाटर लगा रह गया, बट ये कि आपने जितना इसको एरर को रेक्टिफाई कर सकते थे आपने अपनी तरफ से कर दिया। तो ये मतलब ये सिंपल आपने ध्यान में रखना है कि दिस इज हाउ वी वॉश ब्यूरेट। कॉनिकल फ्लास्क का प्रॉब्लम नहीं होता, उसको आप सिंपल वाटर से वॉश करके रीयूज कर लेते हैं, बट ब्यूरेट को जब भी आप वॉश करते हैं तो ये कुछ एडिशनल स्टेप्स हैं जो आपको लेने होते हैं कि जो जब भी आप ब्यूरेट को वॉश करेंगे तो फर्स्ट विद वाटर एंड देन विद द सब्सटेंस वी आर गोइंग टू ऐड। क्लियर है ये? सर हमारे मॉक में क्वेश्चन आया था द ब्यूरेट इज वॉश्ड एंड यूज्ड विदाउट ड्राइंग, सजेस्ट व्हाई इज इट फाइन टू यूज द फ्लास्क विदाउट conical flask without drying the conical flask. बेटा रिपीट करें। The conical flask is washed with and used without drying, suggest why is it fine to use the flask without drying the. हाँ तो वही बात है ना, मैंने अभी आपसे कहा ना कि फ्लास्क में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि होता क्या है कि आपने टाइट्रेशन करनी होती है। देखें यहाँ पे सिंपल एक चीज ध्यान में रखें कि टाइट्रेशन में होता क्या है, जो चीज आप ऐड कर रहे होते हैं, मतलब हमारे पास हम जब ऐड यानी लेट सपोज ये आपके पास कॉनिकल फ्लास्क है, अब कॉनिकल फ्लास्क में जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, आप एसिड ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान रिएक्शन होगा एसिड और बेस के, तो इसकी कंसंट्रेशन इतना मैटर नहीं करती, बिकॉज मुझे लेट सपोज यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी होती है, तो अब जो चीज कॉनिकल फ्लास्क में है अगर ये डाइल्यूट हो भी जाता है तो एसिड जब इसमें आएगा तो वो इसके हिसाब से ही रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप जो चीज ब्यूरेट में लेते हैं, यानी जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं टाइट्रेशन, इसको आप इस तरह से समझें, यहाँ पे जब आप टाइट्रेशन करते हैं तो जो चीज हम ब्यूरेट में लेते हैं, ठीक है, ये नॉन कंसंट्रेशन वाला सब्सटेंस होता है। यानी ड्यूरिंग टाइट्रेशन जब भी आप ब्यूरेट में लेट सपोज एसिड ले रहे हैं या बेस ले रहे हैं तो ये नॉन कंसंट्रेशन होती है, और जो चीज आप फ्लास्क में लेते हैं ये अननोन कंसंट्रेशन होती है। नॉर्मली टाइट्रेशन का पर्पस ही यही होता है कि फ्लास्क में मौजूद सब्सटेंस की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी होती है, तो ये अननोन कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन तो अननोन है, तो अगर ये डाइल्यूट हो भी जाता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एसिड फिर उसमें उतना ही ऐड होगा उसके हिसाब से। बट ब्यूरेट में जो सब्सटेंस आपने लिया है ये नॉन कंसंट्रेशन है, आपने क्या कि जी 0.1 मोल पर डीएमक्यू है, ठीक है, अब जब आप इसमें वाटर ऐड कर देंगे तो ये 0.1 तो नहीं रहा ना, ये लेट से 0.99 हो गया, कंसंट्रेशन चेंज हो गई, और आप पेपर में जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे वो 0.1 के हिसाब से करेंगे तो रिजल्ट्स खराब हो जाएंगे। बट फ्लास्क में क्योंकि ऑलरेडी सब्सटेंस अननोन कंसंट्रेटेड है, तो अगर इसमें कुछ ड्रॉप्स लगे रह भी जाते हैं और डाइल्यूट हो भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अब जो आप कंसंट्रेशन निकालेंगे वही वाली कंसंट्रेशन निकलेगी जो वाटर ऐड करने के बाद होगी। समझ आ रही मेरी बात आपको? हाँ जी, क्लियर है ये? सर जी पहले आपने बोला पहले हमने डिस्टिल वाटर से वॉश किया तो फिर उसके जो रिमेनिंग ड्रॉप्स थे वो कंसंट्रेशन में एक्यूरेसी कम कर रहे थे, फिर हमने उसका खुद उसी का ही लिक्विड हमने उससे वॉश किया तो वो भी तो कंसंट्रेशन में ही चेंज कर रहे हैं। तो वो तो वो तो सेम कंसंट्रेशन का है ना बेटा। लेकिन चेंज तो आ रहा है ना कंसंट्रेशन में, नॉन कंसंट्रेशन में। क्यों चेंज आएगा जब कंसंट्रेशन वही आपके पास 1 मोलर सोल्यूशन है और आप 1 मोलर से ही वॉश कर रहे हैं, तो क्यों चेंज आएगा? चेंज थोड़ी आएगा, कभी भी नहीं आएगा। अच्छा हम सेम सेम कंसंट्रेशन। जी, उसी से वॉश कर रहे हैं। ओके हाँ जी बेटा, ये क्लियर हो गया आपको कि कॉनिकल फ्लास्क को वॉश करने की जरूरत क्यों नहीं है या ड्रॉप्स को ड्राई होने की जरूरत क्यों नहीं है?
जी सर। और सर पेपर टॉवल भी तो यूज कर सकते हैं ना? बेटा ब्यूरेट को पेपर टॉवल से कैसे वॉश करेंगे? ब्यूरेट का डायमीटर आपको पता है ना कितना कम है, सही है। ठीक है ना? तो आप बीकर को वॉश कर सर सकते हैं। ब्यूरेट को सेम सेम सब्सटेंस से वॉश करेंगे जो हम जी use जी, करते सेम सब्सटेंस से वॉश करेंगे। हैं, और फिर उसे ड्राई नहीं करेंगे? ड्राई होने का मतलब आप सेम सब्सटेंस से वॉश करके अब उसको ड्राई करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि उसमें वही सब्सटेंस मौजूद है, अच्छा हाँ। ठीक है ना? जी बेटा, डिस्टिल वाटर यूज करते हैं। हाँ जी, क्लियर हो गई ये बात यहाँ तक? अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। चले जी, तो ये हो गया कि वॉशिंग किस तरह से होगी। नेक्स्ट है टाइट्रेशन ऑफन गिव्स इनएक्यूरेट रिजल्ट्स इफ डन ओनली वंस, तो सजेस्ट हाउ रिपीटिंग ईच एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम्स। आप जब टाइट्रेशन करते हैं तो 2 से 3 बार उसको रिपीट करते हैं, ठीक है? अगर किसी ने किए हो या नेक्स्ट ईयर जब आप करेंगे तो ये आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वी हैव टू रिपीट इट 2 to 3 टाइम्स टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट्स। तो सजेस्ट हाउ रिपीटिंग ईच एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम्स प्रोड्यूसेस मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स, ठीक है? तो रिपीट experiments gives similar results या almost similar results। जब आप रिपीट करते हैं एक्सपेरिमेंट्स तो उससे क्या होता है कि आपको एक आइडिया होना शुरू हो जाता है कि हाँ जी अब कलर चेंज आने वाला है, तो वहां पे आप बिल्कुल स्लो हो जाते हैं, ठीक है? जब नेक्स्ट ईयर आप खुद से परफॉर्म करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि टाइट्रेशन में जब आपने एक दफा परफॉर्म किया आपको पता लगा जी वॉल्यूम आया लेट्स से 10 cm3, तो नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो आप 8 के बाद बिल्कुल कॉशियस हो जाएंगे, बिल्कुल स्लोली ऐड करेंगे। फिर थर्ड टाइम और ज्यादा कॉशियसली ऐड करेंगे, तो आप एक्यूरेसी के क्लोज जा रहे होते हैं। तो रिपीट ऑफ एक्सपेरिमेंट गिव ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट्स, ठीक है? फिर जो ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट्स होते हैं आप उनका एवरेज या मीन कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड एवरेज we calculate the average of similar results। अगर ऑलमोस्ट सिमिलर है तो उनका एवरेज निकालते हैं, और अगर बिल्कुल ही सेम है तो वो तो फिर आप कोई वैल्यू यूज कर लेंगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हुआ है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अगर आप पिछले क्वेश्चंस देखेंगे, मतलब जो इससे पहले 2022 2021 में जो क्वेश्चन आते थे तो उसमें टाइट्रेशन में मोल्स की कैलकुलेशंस भी होती थी, बट इस दफा ये स्पेसिमेन पेपर में मोल्स की कैलकुलेशंस नहीं है। तो मतलब ये थोड़ा सा जो है वो चेंज हो सकता है, पेपर में क्वेश्चन आए तो वो हम प्रैक्टिस तो करेंगे, बट ये चीज जो है थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ठीक है? चलें, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।